हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी लर्निंग कोचिंग के इस नए वीडियो में। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को चलाया जा रहा है, जिसमें मैंने 2 क्लासों को प्रोवाइड कर दिया है। आप सभी लोगों ने देखा भी है और उसी श्रृंखला में आज हमारी तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में भी मैं आप लोगों को 15 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताऊंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। चलिए टाइम को लॉस नहीं करते, अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण, जिसको हम बोलते हैं नमन कोण, का मान होता है। देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर जो नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ये चीज़ आप सभी को याद भी होगी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर जो नति कोण या नमन कोण का मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 और 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको आप टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण को हम क्या कहते हैं? द्विपात का कोण कहते हैं। ये भी आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी है। पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने कोण को हम द्विपात का कोण कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये तो आपके थ्योरी पर डिपेंड करता है। अगर आपको थ्योरी कंप्लीट है तो आप तुरंत इस ऑप्शन को टिक कर दोगे। ठीक है, अगर आपकी थ्योरी नहीं कंप्लीट है तो आप इसको नहीं टिक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। मैंने आप लोगों को चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक निकालना बताया भी है। हमने आपको बताया कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको m से प्रदर्शित करते हैं। m इक्वल टू होता है NIA। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो n है इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं। आपको यहाँ पर किसका मात्रक निकालना है? m का मात्रक निकालना है। तो m इक्वल टू I का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होगा वो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं। यहाँ पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा, यानी नमन कोण का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन 2011, 12, 17, 19 में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है। आप सभी को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है, क्षैतिज घटक को हम H से प्रदर्शित करते हैं। H इक्वल टू आपका होता है B cos थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसको V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू आपका होता है B sin थीटा। तो इन्होंने यहाँ पर कहा क्या है कि जो B और H है वो आपस में क्या है भाई? बराबर है। यानी V इक्वल टू यहाँ पर H है। तो आप ये बताइए कि जो है नमन कोण या नति कोण का मान कितना होगा? तो हम समीकरण 2 इसको मानेंगे, समीकरण 1 इसको मानेंगे, समीकरण 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा B sin थीटा अपान में B cos थीटा, यानी RHS को डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना? V अपान में H, क्योंकि समीकरण 2 को हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं। पहले हमने समीकरण 2 लिखा, फिर अपान में समीकरण 1 लिखा। यहाँ पर देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है tan थीटा, क्या आप सभी को पता है। और इक्वल टू देखिए V H आपस में बराबर हैं, तो V के स्थान पर H पुट कर सकते हो। H अपान H, H से H कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 1 मिल जाएगा। और एक जो वैल्यू होती है वो tan 45 डिग्री की होती है। तुलना करेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा 45 डिग्री, जहाँ थीटा क्या होता है? नमन कोण या नति कोण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी तल के किसी निश्चित स्थान पर, पृथ्वी तल के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यानी V क्षैतिज घटक का √3 गुना है, तो इस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा? देखिए बहुत ही आसान ये प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि क्षैतिज घटक का √3 गुना है कौन? ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि माना जो क्षैतिज घटक हमारा, क्षैतिज घटक को हम किससे लिखते हैं? H से, वो मान लीजिए x है। तो प्रश्नानुसार जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा आपका, ऊर्ध्वाधर घटक को V से लिखते हैं, वो आपका √3 गुना है किसका? क्षैतिज घटक का, यानी √3x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि नति कोण का मान कितना होगा। अभी आपने यहाँ पर डिवाइड किया है। tan थीटा इक्वल टू आपका निकल के आया था, tan थीटा इक्वल टू कितना निकल गया था? V अपान H। V की वैल्यू है √3x और H की वैल्यू है आपकी x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपको मिल जाएगा √3, यानी tan थीटा इक्वल टू √3, और √3 के स्थान पर लिख सकते हैं tan हम 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। तुलना करेंगे थीटा इक्वल टू में मिल जाएगा 60 डिग्री, यानी नमन कोण या नति कोण जो हो जाएगा वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 60 डिग्री। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में
आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक H इक्वल टू 0.3 गुणे 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा नमन कोण 30 डिग्री है, तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि यहाँ पर क्षैतिज घटक आपको दिया गया है, यानी H इक्वल टू आपको दिया गया है 0.3 गुणे 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, भाई ये आपको दिया गया है। और इन्होंने यहाँ पर कहा क्या है कि नमन कोण यानी थीटा इक्वल टू आपको दिया गया है 30 डिग्री। बहुत लोग नमन कोण यानी tan थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। नमन कोण जो होता है उसको थीटा बोलते हैं। थीटा इक्वल टू आपको 30 डिग्री दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। आपको बी की वैल्यू फाइंड करना है। आप सभी को मैंने भी एक सूत्र बताया कि H इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा, V इक्वल टू होता है बी साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ पर आपको यहाँ H का मान दिया गया है, तो आप सूत्र अप्लाई करोगे H इक्वल टू बी कॉस थीटा, लिखोगे H इक्वल टू होता है बी कॉस थीटा। H की वैल्यू आपको दी गई है 0.3 गुणे 10⁻⁴। B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कॉस थीटा के स्थान पर आपका 30 डिग्री रख दोगे आप, तो आपको यहाँ से देखिए B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। B इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 0.3 गुणे 10⁻⁴ और अपान में cos 30 जाएगा, और cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, B इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.3 गुणे, देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 और गुणे 10⁻⁴ अपान में यहाँ पर देखिए √3 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पर देखिए 3 का मतलब √3 गुणे √3, तो यहाँ पर √3 से √3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ ऊपर एक √3 बच जाएगा, यानी ये आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 2√3 गुणे 10⁻⁴। ठीक है, तो इतना आंसर तो आपको ऑप्शन में साथ मिल नहीं रहा है, वो तो पॉइंट में आ रहा है। तो यहीं पर अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा इधर ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा B इक्वल टू 2 और √3 का मान होता है 1.732 गुणे 10⁻। यहाँ पर मैंने एक गलती की, यहाँ देखिए आपका 10 बचा हुआ, 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा, 10 की पावर -1 -4 10⁻⁻5 हो जाएगा। इसका हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14, एक आपका हासिल बचा, 2 1 कम 2, 1 कितना हो जाएगा 3, 3.4 गुणे 10⁻⁴ कितना मिल जाएगा -5। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन आपको मिला वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको मिला है 3.4 × 10⁻⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो आगे की आप छोड़ दीजिए, अंकों से कोई मतलब नहीं है, एक अंक तक लिखिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये 6 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको जो है यहाँ पर हम रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है ऑप्शन नंबर 1 लेंज के नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 बायो-सेवर्ट के नियम द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 एम्पियर के नियम द्वारा। ठीक है, आप सभी को बताएं कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव लेंज के नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। लेंज का नियम होता है ये कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि सदैव वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई हो। आप सभी को रटा होगा, क्लास 10th से ये चीज़ आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हो। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप सभी को पता ही हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंज का जो नियम है वो किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो लेंज का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप होता है। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो लेंज का नियम है वो किसके संरक्षण के अनुरूप होता है? ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप होता है। बहुत लोग इसको जो है आवेश संरक्षण के अनुरूप टिक कर देते हैं। मैंने कम्युनिटी पर ये पोस्ट भी किया था क्वेश्चन, तो काफ़ी स्टूडेंट ने तो सही उत्तर दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने गलत भी उत्तर दिया था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया था और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये आंसर गलत आया था। मैंने पूछा था कि हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, हेनरी प्रति मीटर,
किसका भाई मात्रक है? ये मैंने आपसे पूछा था। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए थे कि वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का, स्वप्रेरकत्व का। तो आपका चुंबकशीलता का मात्रक है। और देखिए मैं कैसे बताता हूँ। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि किसी लंबी प्रणालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है वो आपका होता है L = μ0 n² A/L। ये आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि किसी लंबी प्रणालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है वो μ0 n² A/L होता है। यहाँ से अगर देखें तो हमें μ0 यानी इस चुंबकशीलता का मान निकालना, तो चुंबकशीलता की वैल्यू आ जाएगी L और ये L ऊपर चला जाएगा और ये n² और A आ जाएगा बटे में। तो हमें इसका मात्रक निकालना है। आप देखिए यहाँ से निकाल सकते हो L आपका स्वप्रेरकत्व, तो इसका मात्रक हेनरी हो जाएगा, ठीक है। और लंबाई का मात्रक होता है मीटर और क्षेत्रफल इसका कोई मात्रक होगा नहीं। और यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर = μ0। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, यानी हेनरी प्रति आपको मिल जाएगा मीटर, जो कि μ0 के बराबर हो जाएगा। और μ0 होता है चुंबकशीलता। μ0 का मान भी आप सभी को पता होना चाहिए। μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷। कितनी होती है? 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, ठीक है। इसे हम निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं। और ये क्वेश्चन ऑप्शनल में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसको भी तैयार रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। L/R की विमा होगी जहां L प्रेरकत्व है और R प्रतिरोध है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, आपको कई बार देखने को मिलेगा कि जो L/R है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। L/R की विमा क्या होगी? काफ़ी स्टूडेंट्स को गलत करके आते हैं, ठीक है। इसकी बीमा जो होती है समय की बीमा के बराबर होती है। कैसे होती है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से, आप इधर बस ध्यान दीजिए बस। L यहाँ पर क्या है? स्वप्रेरकत्व है। स्वप्रेरकत्व का जो सूत्र होता है सभी को पता है, E/ΔI/ΔT होता है। अपान में आ जाइए। R क्या है? प्रतिरोध जो होता है वो V/I के बराबर होता है, सभी को पता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर E क्या है? वैद्युत वाहक बल है। वैद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। अपान में आ जाइए। यहाँ पर देखिए, ये धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर लिख लेंगे, ठीक है। और ये समय का मात्रक सेकंड, ऊपर चला जाएगा वोल्ट सेकंड। और अपान में आ जाइए, ये V/I है, तो V का मात्रक होता है वोल्ट और अपान में धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आई बात समझ में? ये एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, ये वोल्ट से वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका बचा केवल सेकंड। और सेकंड की जो बीमा होती है कितनी होती है भाई? T होती है। तो इसकी बीमा आप लिख सकते हो m�0, l�0 और t�1 या t�1 लिखो या ना लिखो। m�0, l�0 और t, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये क्वेश्चन 2 से 3 प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। अभी मैं एक प्रकार और इसका बताऊंगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे कि कैसे बीमा आई है। तो इसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि 10 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी? तो कुंडली में संचित ऊर्जा का सूत्र भी आप सभी लोगों ने पढ़ा है, U = ½ Li0², ठीक है। तो ये होती है संचित ऊर्जा U। आपको यहाँ पर दिया क्या गया है? यहाँ पर आपको दिया गया है 10 ओम प्रतिरोध, यानी R = आपको दिया गया है 10 ओम। और आपको यहाँ पर दिया गया है 10 हेनरी, यानी L की वैल्यू आपको दी गई है 10 हेनरी। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? आपको कुंडली में संचित ऊर्जा निकालनी है। चलिए हम ऊर्जा निकालते हैं, यानी U का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? U = सूत्र लगाएंगे ½ L की वैल्यू है आपकी 10 हेनरी और I0 आप सभी को पता है V = आपका होता है IR, यानी I की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं V/R। तो इस I के स्थान पर लिख सकते हैं V/R और I का है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। आई बात समझ में? ये आपका हो जाएगा U = ½ और गुणे में 10 और गुणे में V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू आप देख लीजिए भाई, V की वैल्यू आपको 50 वोल्ट दी गई है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 50। और प्रतिरोध की वैल्यू कितनी दी गई? प्रतिरोध की वैल्यू आपको दी गई 10 ओम, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। U = आपको मिल जाएगा 1/2 गुणे 10 और गुणे में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 2 पंची हो जाएगा 10। U = 25 का 5 से गुणा करोगे कितना मिल जाएगा? 125। ऊर्जा का मात्रक कितना होता है भाई? जूल होता है। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आप सभी लोग देख रहे हो, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2014 और 2020 में पूछा गया है, अभी पर साल ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है कि
एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व जिसे हम एल से लिखते हैं वो आपका 2 मिली हेनरी है। उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड है। इसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी लोगों ने पढ़ा है स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से L = E अपान में डेल I अपान में डेल टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, स्वप्रेरकत्व यानी L की वैल्यू आपको दी गई है 2 मिली हेनरी। तो लिखेंगे 2 मिली का मतलब 10⁻³ और हेनरी। और उसके बाद दिया गया है उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर, यानी आपको यहाँ पर डेल I अपान में डेल टी दी गई है। अगर आप ये ना पहचान कर पाओ तो पीछे मात्रक देख लो, मात्रक लिखा है एम्पियर प्रति सेकंड। एम्पियर मात्रक होता है धारा का और प्रति सेकंड का मतलब समय का मात्रक, इसलिए यहाँ पर डेल I अपान डेल टी की वैल्यू दी गई है 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर देखें तो इन्होंने पूछा कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी आपको E की गणना करनी है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा L और ये इधर चला जाएगा गुणे में डेल I अपान में डेल टी और इक्वल टू आपका हो जाएगा E, जहाँ E है प्रेरित वैद्युत वाहक बल, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो L की वैल्यू है 2 × 10⁻³ और डेल I अपान डेल टी की वैल्यू है 10⁻³ इक्वल टू E। तो यहाँ पर देखिए आधार सेम है, -3 में +3 जुड़ेगा तो 10 की पावर 0 हो जाएगा और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है। तो यानी प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपको मिल जाएगा 2 वोल्ट। कितना मिल जाएगा भाई? 2 वोल्ट। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर भाई 12 और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है कि एक वृत्तीय चालक कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर 0.05 सेकंड में बढ़ती है तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल 20 वोल्ट है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। देखिए क्या चेंजेस किया गया है, आप समझ जाओगे, तुरंत समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए आपको दिया क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि कुंडली में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर, धारा परिवर्तन कितना हुआ 2 से 18 हुई, यानी धारा में जो परिवर्तन हुआ वो आपका हुआ 16 एम्पियर का। ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख देना है, या आप I2 - I1 करके भी लिख सकते हो। आप 18 से 2 घटाओगे 16 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे इन्होंने बोला है कि 0.05 सेकेंड तक बढ़ती है, यानी डेल टी समय दिया गया 0.05 सेकेंड तक बढ़ती है। इन्होंने ये कहा है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल यानी E की वैल्यू जो दी है वो 20 वोल्ट दी है। तो आप ये बताइए स्वप्रेरकत्व तो L कितना होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। सूत्र लगा दीजिए, L = आपने पढ़ा है E अपान में डेल I अपान डेल टी। तो E की वैल्यू है 20 अपान में डेल I की वैल्यू आपकी 16 और बटे में डेल टी की वैल्यू 0.05। ये संख्या ऊपर चली जाएगी तो L = हो जाएगा 20 × 0.05 और बटे में 16। इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि इस पॉइंट के बाद 2 संख्या है यहाँ पर। तो आप देखें तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 यानी 80 हो जाएगा। 5 × 5 = 16, 5 × 80, 1/16 का मतलब हम 1 को 16 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम भाग कर रहे हैं 16/1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब ये 100 हो गया। 16 छंग होता है 96, ये आपका कितना बचा भाई 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लीजिए, 16 दूना 32, ठीक है। आपका कितना बचा 8, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लीजिए, 16 पंचे 80, यानी आपको मिल जाएगा 0.0625। ये क्या है आपका स्वप्रेरकत्व, इसका मात्रक क्या होता है हेनरी। अब शायद ये ऑप्शन तो आपके विकल्प में दिया नहीं गया है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। L = देखिए 1 2 3 3 अंक आगे बढ़ा लीजिए तो हो जाएगा 62.5 × 10 की घात। अब आप 3 अंक आगे बढ़ा रहे हो तो 10 की घात -3 लिखोगे, ठीक है। और ये आप विकल्प में दिया हुआ है, मिली का मतलब 10 की घात -3 ही तो होता है, और हेनरी लिख दीजिए। इसको दूसरे रूप में लिख सकते हो आप 62.5 और 10 की घात -3 का मतलब मिली हेनरी। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। 2019 में ही ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन आप सभी को बता रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब इसी क्रम में इस क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिघात का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी। यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर कौन सा परिपथ है, LR परिपथ है। LR परिपथ की आप सभी लोगों ने प्रतिबाधा निकाली है, Z = √। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध R XL का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर लिख लीजिए आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो बाधा आपको मिल जाएगी √। देखिए यहाँ पर आपको 8 ओम का प्रतिरोध दिया गया है और प्रतिघात दिया गया है आपका 6 ओम का। तो ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर। आप निकालोगे तो Z की वैल्यू मिल जाएगी 36 प्लस का 64 यानी √100। कितनी मिल जाएगी आपको
अंडर रूट 100 की वैल्यू होती है 10, ठीक है। और ये भी एक आपका प्रतिरोध, इसका मात्रक ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा वही प्रश्न मैंने अभी जो आपको बताया था, ठीक है, और थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है तो L/R का मात्रक क्या होगा। 2019 में प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए सेकंड की पावर -1 मीटर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड में सेकंड, ऑप्शन नंबर फोर्थ में मीटर। तो सेकंड को आप टिक करोगे, ऑप्शन नंबर थर्ड को आप टिक करोगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि समय की बीमा है, ठीक है। अब समय की बीमा है, ऑप्शन आपको दे दिए गए L/R और दूसरा ऑप्शन दे दिया गया RC और तीसरा ऑप्शन दे दिया गया √LC और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया गया R/C। और प्रश्न पूछा गया कि समय की बीमा है, तो इसमें से कौन सी समय की बीमा होगी, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये 150 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी और पूरी आशा मैं करता हूं कि आप सभी लोग सारे बहुविकल्पी प्रश्न अपने मन से सॉल्व करोगे और पूरे में पूरे सही करके आओगे, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।